पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शीतल कहती है बहुत ही जल्द ये जितने भी चोरी चुप के रोमांस चल रहा है ना सभी अगर मैंने आंसुओं में ना बदल दिया तो मेरा भी नाम शीतल नहीं। तभी विप्लव उसके कान के पास आकर धीरे से बोला बहुत अच्छा बोला तुमने। अचानक विप्लव की आवाज सुनकर शीतल घबरा जाती है और उसका हाथ सीढ़ियों की रेलिंग से छूट जाती है और वह नीचे लुढ़कते हुए गिर जाती है। शीतल की एक दर्दनाक चीख पूरे हॉल में गूंज उठती है। शीतल को अचानक इस तरीके से गिरता हुआ देखकर विप्लव खुद भी हैरान हो जाता है और जल्दी से नीचे आता है तो शीतल को ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस हल्का सा उसके गले में मोच आ गई थी। बाकी सब लोग भी कमरे से नीचे आ जाते हैं। वैशाली शीतल को गिरा हुआ देखकर नीचे आते हुए बोली, तुम काहे बंदर की तरह गुलाटी खा रही हो भाई, रात को तुम्हें नींद नहीं आती है का उल्लू की तरह जागती रहती हो। दामिनी वैशाली को इस तरीके से कहता हुआ देख गुस्से से बोली, तुम जरा तमीज से बात कर सकती हो क्या, तुम देख रही हो ना उसे चोट लगी है। शोभित अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, पहले से इतनी गिरी हुई है, सीढ़ियों से गिरकर अपना इमेज और क्यों डाउन कर रही है, वैसे ये गिरी कैसे। राजेंद्र शोभित की तरफ देखते हुए बोले, शोभित मजाक उड़ाना बंद करो, उसे उठाओ और कमरे में ले चलो। राजेंद्र की बात पर शोभित को ना चाहते हुए भी शीतल को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ ले जाना पड़ता है। शोभित शीतल को बिस्तर पर बैठा देता, पीछे पीछे घर वाले भी आ जाते हैं। शीतल अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रही थी। पीताम्बर घर वालों की तरफ देखते हुए बोले, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, रात काफी हो गई है, बच्चों अपने कमरे में जाओ, हम हैं यहाँ पर। सभी वहां से ऐसे जाते हैं जैसे उन लोगों को 3 दिन की सख्त ट्रेनिंग के बाद फाइनली छुट्टी मिली हो। वैशाली चलते हुए विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, हमने तुमको देखा था उसके पास, तुमने कहीं उसको धक्का। विप्लव वैशाली की बात को बीच में काट कर बोला, मैंने सोचा था कि उसे पीछे से डराऊंगा और वो गिर जाएगी और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन उसकी चीख निकल गई, इसलिए आप सभी आ गए। अगर वो बेहोश होती ना तो कसम से मैं उससे ले जाकर किसी बीच पर बांधकर छोड़ देता। सम्राट विप्लव को घूरते हुए बोला, ऐसी बकवास हरकत क्यों की तुमने, और अगर उसे ज्यादा लग जाती तो तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस हो सकता था। विप्लव सम्राट की बात पर मुंह बनाता है तो सम्राट सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अपने अपने कमरे में जाओ। सम्राट की बात सुनकर सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सम्राट विप्लव के कंधे को थपथपाकर बोला, बहुत अच्छा किया, अगली बार थोड़ा ऊपर से धक्का देना समझे ताकि उसका काम ही खत्म हो जाए, बाकी उसे ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी मेरी। विप्लव सम्राट की बात पर खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच भाई, वेल गुड नाइट, बाय। इतना कहकर विप्लव अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सम्राट के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो कमरे की तरफ आ जाती है। सम्राट अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है सोना खिड़की के पास खड़ी तारे गिन रही थी। सम्राट पीछे से सोना को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, कितने तारे गिने। सोना अपना सिर घुमाकर सम्राट को देखते हुए बोली, आपके कारण ड्रॉप हो गए, खैर ये सब छोड़िए, चलिए मैं अपने पनिशमेंट पूरा करती हूँ, आपका सिर दबा देती हूँ। सम्राट हैरानी से सोना को देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। सोना अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। सम्राट अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तो तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया था, क्या तुम्हें इस बारे में किसी ने बताया है। लेकिन जहां तक मुझे पता है उस समय सिर्फ तुम और मैं यहाँ पर थे, तो तुम्हें कैसे याद। सोना सम्राट से थोड़ा दूर होकर दराज खोल डायरी निकालकर सम्राट के हाथ में रखते हुए बोली, जब आप ऑफिस गए थे ना तो मैंने इसको देखा। सम्राट हताश होकर अपना मुंह बनाता है तो सोना बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, अब मैं बोर हो गई, अब आप मेरा सिर दबाओ। सम्राट हैरान होते हुए बोला, तुम मुझे अपना सेवा करने के लिए कह रही हो। सोना अजीब नजरों से सम्राट को देखते हुए बोली, क्यों, एक दिन अगर आप मेरा सिर दबा दोगे तो क्या आपके हाथ पैर में सूजन आ जाएगी या फिर आपका क्रेडिट डाउन हो जाएगा। सम्राट सोना की बात पर झेप जाता है और अपनी साइड बिस्तर पर बैठ सोना के सिर को हल्के हाथों से दबाने लगता है। सोना अपने दोनों हाथ सम्राट के कमर पर लपेट लेती है तो सम्राट अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेता है और धीरे से कहता है, सोना ऐसा करना बंद करो। सोना सम्राट को देखते हुए बोली, मैंने क्या किया। सम्राट उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता, इस तरीके से किसी आदमी के करीब नहीं आया करते। सोना मुंह फुलाकर बोली, मैं किसी अनजान आदमी के करीब नहीं आ रही, अपने पति के आ रही हूं, आप पागल हो गए हो क्या, अजीब अजीब बातें कर रहे हो। सम्राट सोना के फुले हुए गाल पर अपनी उंगली को रखते हुए बोला, सोना अवस्थी। सोना सम्राट की बात को बीच में काटकर बोली, गलत, सोना अवस्थी ओबरॉय।
सम्राट सोना की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी ये भूरी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं, जुबा पर कुछ नहीं होता लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं। सोना अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, क्या बात है, आप बिजनेसमैन की जगह ज्योतिष क्यों नहीं बन जाते? सम्राट सोना के होठों को देखते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। सोना सम्राट को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, 1 घंटे पहले तो आपने डिनर किया, आपको और भूख लगी है, चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ बनाकर ले आती हूँ। सम्राट सोना के ऊपर आ उसके उंगलियों में अपनी उंगली को उलझाकर बोला, मुझे खाने की भूख नहीं लगी, मुझे तुम्हारी भूख लगी है और मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। सोना सम्राट को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, सम्राट ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा नौटी हो। सम्राट जो सोना के गले पर किस करने जा रहा था, सोना के मुंह से अपना नाम सुनकर सोना के चेहरे को पकड़कर खुश होते हुए बोला, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। सोना सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा नौटी हो गए हो। सम्राट इस बार थोड़ी सख्त आवाज में बोला, सोना मुझे टीज करना बंद करो, मुझे नहीं पसंद, तुमने अभी मेरा नाम लिया, फिर से लो। सोना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, सम्राट। सम्राट सोना के कॉलर बोन पर बाइट करके बोला, और बोलो। सोना अपनी आंखें बंद कर सिहरते हुए बोली, सम्राट। सम्राट उसके क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, कहती रहो। सोना अपना एक हाथ सम्राट के पीठ पर ले जाती है, अपने दूसरे हाथ से सम्राट के बाल को सहलाते हुए बोली, सम्राट आई लव यू। सम्राट सोना के नाइट ड्रेस को उससे अलग करते हुए बोला, आई लव यू मोर देन सोना। सोना सम्राट की तरफ देखती है तो सम्राट सेड्यूसिंग वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। सोना इतना कहकर सम्राट सोना के होठों पर अपना होठ रख देता है। अगले दिन सुबह सुबह के 7 बजे सोना की नींद खुलती है। उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ महसूस होता है। अपना सिर घुमाकर देखती है तो सम्राट एक मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया जहां का सुकून और मासूमियत नजर आ रही थी। सोना सम्राट के चेहरे को देखते हुए अपने आप को देखती है, दोनों सिर्फ एक ब्लैंकेट से कवर थे। सोना सम्राट के बालों पर उंगली चलाने लगती है और उसके चेहरे, सीने, गाल पर उंगली चलाते हुए उसकी नजर सम्राट के पतले होठों पर जाती है। सोना सम्राट के पतले होठों को देखते हुए अपनी उंगली उसमें रखने लगती है कि सम्राट अपनी आंखें खोल सोना की तरफ देखते हुए कहता है, क्या पिछली रात की मेहनत के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा? हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अचानक सम्राट के ऐसा कहने पर सोना हड़बड़ा जाती है और उसी हड़बड़ाहट के चक्कर में सम्राट धड़ाम से बिस्तर से नीचे गिर जाता है। सोना जल्दी से अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढकते हुए कहती है, सॉरी। सॉरी, गलती से। सम्राट खींचकर बोला, सोना। सोना जल्दी से बिस्तर के साइड में रखे सम्राट की शर्ट को पहनकर वॉशरूम की तरफ भागने लगती है तो अपने लंबे हाथों से सोना को कमर से पकड़ लेता है। सोना मासूम सा चेहरा बना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, सम्राट प्लीज जाने दीजिए ना, मुझे नाश्ता बनाना है, आपको भी तो ऑफिस जाना है ना। सम्राट अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तुमने अभी मुझे बिस्तर से गिराया, इसके लिए पेनल्टी तो देनी पड़ेगी ना। सोना बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, मेरी कमर पर दर्द है। सम्राट अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, इसका मतलब तुम मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सोना सम्राट के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, खटमल की तरह मेरा खून चूसना चाहते हैं। सम्राट अपनी आंखें बड़ी करके बोला, व्हाट यू कॉल मी खटमल? सोना वॉशरूम की तरफ भागते हुए बोली, गलती से मुंह से निकल गया। सोना के इस चाइल्डिश हरकत पर सम्राट को हंसी आ जाती है, लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा कठोर हो जाता है और वो फ्रेश होने के लिए स्टडी रूम के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अमृत का कमरा। वैशाली की आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे। अमृत वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है वैशाली बिस्तर पर बैठी उबासी ले रही थी। अमृत तिरछी नजर से वैशाली को घूरकर बोला, अपना मुंह खोलना बंद करो, ऐसे करते हुए बिल्कुल हिप्पो लग रही हो। वैशाली अपनी तीखी नजरों से अमृत को घूरते हुए बोली, तुम भी तो कंगारू जैसे सांड हो जो हमेशा दूसरों के सामने अपनी ताकत जाहिर करता है। अमृत वैशाली की बात पर बोला, कल रात को उस शीतल महारानी के कारण तुम बच गई, लेकिन दोबारा अगर तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें उल्टा पंखे पर टांग दूंगा। वैशाली बिस्तर से खड़ी होकर अमृत की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। अमृत हैरानी से वैशाली की तरफ देखने लगता है तो वैशाली अमृत के सीने पर अपनी उंगली गोल गोल घुमाते हुए कहती है, हमको तुमसे परमिशन चाहिए। अमृत अपने मुंह में आया सलाइवा निगलते हुए बोला, कैसी परमिशन चाहिए? वैशाली अपने हाथ अमृत के सीने से लेकर नीचे की तरफ ले जाते हुए बोली, 2 हफ्ते बाद हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और हम चाहते हैं तुम हमको चीयर करने के लिए वहां पर आओ। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़कर बोला,
ये क्या हरकत है, सीधा सीधा भी तो कह सकती हो ना, इस तरीके से करीब आने की क्या जरूरत है। वैशाली तिरछी मुस्कान के साथ बोली, आज हम बहुत खुश हैं। अमृत वैशाली की बात पर बोला, काहे? मेरा मतलब क्यों? वैशाली अमृत के बट्स पर थप्पड़ मारकर बोली, हमरे छूने से हमरे पति के बॉडी में हलचल पैदा होती है, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर अस। अमृत अपना मुंह फाड़े वैशाली के हरकत को देख रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। वैशाली खुशी से झूमते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। अमृत अपने ख्यालों को झटकते हुए अपने बट्स को सहलाता है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। कोई भी देखकर यही कहा था कि अमृत को तेज बुखार है। उसे अपने गाल गर्म महसूस हो रहे थे। फिर वह अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, क्या ये लड़की पागल हो गई है या किसी का आत्मा इसके अंदर में घुस आया है? इतना सोचते हुए अमृत एक गहरी सांस लेता है और क्लोजेट की तरफ कपड़े बदलने चला जाता है। मित्तल मैंशन। कशिश ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था कि काव्या कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। कशिश मिरर में अपने बालों को सेट करते हुए अपना टाई काव्या की तरफ बढ़ाता है, तो काव्या कशिश के पास आओ से टाई बांधते हुए कहती है, मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी फैमिली में कौन कौन था। मैंने आपके चाचा चाची और नित्या के अलावा किसी को नहीं देखा। कशिश काव्या की आंखों में देखते हुए बोला, क्या बात है काव्या ओबरॉय, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है मेरी जिंदगी को लेकर। काव्या कशिश के इस तरीके से देखने पर अपनी नजरें उसकी आंखों से फेरते हुए बोली, मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कल नित्या बता रही थी कि आपकी एक बड़ी बहन थी और उनका एक्सीडेंट हो गया। काव्या की बात पर कशिश काव्या को कमर से पकड़ अपने आप से चिपकाते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं बताया किसी ने कि किसी के घर के राज को खुरेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चोट खुद को लगती है। काव्या कशिश का टाई बांध चुकी थी, इसलिए वो कशिश के सीने पर हाथ रख उसे दूर करते हुए बोली, नहीं बताना तो मत बताओ ना। कशिश काव्या के कान पर फूंक मारकर बोला, तुम नर्वस होते हुए बहुत प्यारी लगती हो और नित्या ने तुम्हें सही बताया कि मेरी बहन मर चुकी है। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है सिवाय मेरे चाचा चाची और नित्या के। काव्या कशिश की बात सुन एक और सवाल करते हुए बोली, लेकिन? कशिश अपना ब्लेजर पहनते हुए बोला, नो मोर क्वेश्चन काव्या। काव्या कशिश की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, चलिए ब्रेकफास्ट लग चुका है, मैं तो बस आपको बुलाने आई थी। कशिश बिस्तर पर पड़े फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, लेकर आओ इसे मेरे पीछे। इतना कहकर कशिश अपना बैग उठा कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या मुंह बनाते हुए फाइल्स को उठाते हुए बोली, मैं तो उन्हें अपनी असिस्टेंट या नौकर नजर आती हूँ, मेरे छोटे छोटे कंधों पर इतने सारे फाइल का बोझ डाल दिया। इतना कहकर काव्या मुंह बनाती है और सारे फाइल्स को लेकर कशिश के पीछे निकल जाते हैं। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। विप्लव की कार आकर पार्किंग लॉन्च में रुकती है और वो अपना बैग अपने कंधे पर टांगते हुए कार से बाहर आता है। विप्लव के बगल वाले साइड से अदिति बाहर आती है, तभी विप्लव को आरू नजर आती है। अदिति विप्लव की नजरों का पीछा करते हुए बोली, वापी तुम उस चश्मिश को क्यों देख रहे हो? तभी वहां पर रिया की स्कूटी आकर रुकती है और वो भी अपना बैग उठाकर विप्लव के पास आ जाती है और अदिति से कहती है, गुड मॉर्निंग बनी। अदिति रिया की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रिया दीदी, लेकिन एक बात बताओ, वापी उस चश्मिश को क्यों देख रहा है? रिया अदिति की बात सुनकर विप्लव की तरफ देखती है, जो कि अभी भी आरू को ही देख रहा था। रिया विप्लव के पीठ पर घुसा मारते हुए बोली, ओ बिन डोर के उड़ने वाले पतंग, माना तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के भी घोंसले में जाकर घुस जाओगे। क्या देख रहे हो उस चश्मिश को? विप्लव अचानक रिया के मारने से होश में आता है और रिया के बाल को खींचकर कहता है, मोटी भैंस क्यों मार रही है? मैं तो बस उस चश्मिश को देख रहा था, कितनी प्यारी है वो। रिया विप्लव को तिरछी नजर से घूरते हुए बोली, क्या तुमको उस लड़की से प्यार हो गया है? विप्लव रिया की बात सुन ब्लश करते हुए बोला, ऐसा नहीं है यार। रिया विप्लव के कॉलर को पकड़कर बोली, साले सीधा सीधा बोल तो कैसा है? कब से देख रही हूँ, पिछले 2 हफ्ते से उस लड़की को चोरी चोरी देखता रहता है, तेरा दिमाग में चल क्या रहा है? विप्लव रिया से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, तुझे शर्म नहीं आ रही? कॉलेज कैंपस में मेरी इज्जत लूटने पर तुली हुई है। अदिति सीधा आरू को आवाज लगाते हुए बोली, ओ चश्मिश, इधर आओ। विप्लव अदिति के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ओ भुक्कड़, उसको क्यों आवाज लगा रही है? मार खिलाना है क्या? मेरी इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। रिया भी आरू को आवाज लगाते हुए बोली, चश्मिश इधर आ। विप्लव वहां से भागने लगता है तो रिया और अदिति उसे कसकर पकड़ लेते हैं। आरू जो कि एक टॉप और नीचे घाघरा पहने अपने बालों की 2 चोटी बनाए कॉलेज आई हुई थी, उन दोनों के पास आकर रिया से बोली, आपने बुलाया? विप्लव टकटकी लगाकर आरू को देखने लगता है। रिया उसके कमर पर चिमटी काटने के बाद आरू से मुस्कुराते हुए बोली,
जी हाँ, हमने आपको बुलाया। आप हमें बता सकती हैं कि आपका नाम क्या है? कहते हैं ना उसे, आप अपना परिचय दे सकती हैं हमें। आरू अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए बोली, अरुंधति कल्याण आनंद विहारी रामानंद शास्त्री। रिया हंसते हुए बोली, ये तुम्हारे अकेले का नाम है या तुम्हारे पूरे खानदान का? मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा। विप्लव रिया के मुंह पर हाथ रख आरू को प्यार से देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? आरू विप्लव को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, अरे मैंने कहा ना, अरुंधति कल्याण आनंद विहारी रामानंद शास्त्री। विप्लव प्यार भरी नजरों से आरू को देखते हुए बोला, सो मिस शास्त्री, सीधा पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आरू 2 कदम पीछे होकर बोली, पापा ने लक्ष्मण रेखा खींच कर रखा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी लड़के से 2 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखना। रिया विप्लव के हाथ को अपने मुंह से हटाकर आरू से बोली, तो शादी के बाद सुहागरात में क्या अपने पति को दूर से ही किस करोगी? अदिति कंफ्यूज होकर रिया की तरफ देखते हुए बोली, ये सुहागरात क्या होता है? मुझे भी बताओ, फिर इसको बताना। रिया प्यार से अदिति के सिर को सहलाते हुए बोली, मेरा बच्चा, तुम बहुत छोटी हो अभी, इन सब चीजों को मत सोचो, ठीक है? पहले हम इससे बात कर रहे हैं ना मिस शास्त्री से, उससे निपट लेते हैं। अदिति रिया की बात पर अपना सिर हिला देती है तो रिया आरू की तरफ देखते हुए फिर कहती है, मैंने कुछ पूछा? विप्लव आरू के सामने आकर बोला, मुझे तुम्हारी ये आंखें बहुत पसंद है, हम तुम्हें अपनी टीम में लेना चाहते हैं। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, ये कब हुआ? विप्लव रिया को आंखें दिखाता है, तभी वहां पर सुधांशु आ जाता है। आरू सुधांशु की तरफ देखकर ब्लश करने लगती है। रिया आरू के चेहरे का एक्सप्रेशन नोट कर लेती है। रिया सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सिद्धू। सुधांशु रिया की बात पर बोला, रिया तुमने कल नोट्स लिखे थे क्या? मैं कल किसी दूसरी दुनिया में ही खोया हुआ था, इसलिए मैं नोट नहीं कर पाया। रिया विप्लव की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस गधे के कारण मैं भी नोट नहीं कर पाई। तभी आरू थोड़ा झिझकते हुए सुधांशु से बोली, आप चाहो तो मेरा नोट ले सकते हो, मैंने अच्छे से नोट किया है। सुधांशु आरू की तरफ देखते हुए बोला, आपकी तारीफ। आरू अपने बैग से नोट निकालकर सुधांशु की तरफ बढ़ाकर बोली, आपकी क्लासमेट हूँ, आपने मुझे नहीं देखा होगा क्योंकि मैं बैकबेंच हूँ, क्योंकि मुझे अकेले बैठना पसंद है। सुधांशु एक नज़र आरू और एक नज़र उसके नोट को देखने के बाद रिया और विप्लव से बोला, चलो क्लास में चलते हैं, मैं लेक्चरर से एक बार और पूछ लूंगा और नोट भी कर लूंगा। आरू का चेहरा लटक जाता है, जिस पर विप्लव उसके हाथ से नोट लेकर कहता है, मुझे भी चाहिए था, मैं तुम्हें कल तक वापस कर दूंगा। थैंक यू। आरू विप्लव से कुछ नहीं कहती और वो लोग क्लास की तरफ चले जाते हैं। अदिति अपने क्लास की तरफ चली जाती है और वही अपनी गाड़ी के पास खड़ी नित्या सब कुछ देख रही थी। शौर्य नित्या के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए बोला, व्हाट हैपन? नित्या शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, अरू मेरी फ्रेंड है ना, तो फिर ये मेरे बंदे को क्यों लाइन मार रही है? शौर्य शॉक्ड होकर नीचे की तरफ देखते हुए बोला, बंदा? क्या नित्या सुधांशु से प्यार करती है? क्या दोनों की स्टोरी आगे बढ़ेगी? क्या विप्लव आरू से अपने दिल की बात कह पाएगा? आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए।